चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और सबसे पहले आपके साथ आज की क्लास के अंदर गुड न्यूज से स्टार्ट करते हैं। जो लेटेस्ट सीबीएसई का सर्कुलर आया है वहां से स्टार्ट करते हैं आपके साथ। बेटा गुड न्यूज आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सही में इससे आप सब बच्चों को बेनिफिट मिलेगा। तो लेटेस्ट सीबीएसई का सर्कुलर आया है 5 जुलाई 21। इस सर्कुलर के अंदर सर क्या क्या बातें हैं, जरा थोड़ा थोड़ा सा आपको ग्लिम्स दे देता हूँ जल्दी जल्दी। सबसे पहले तो दो टर्म्स होंगे आपके, यानी बोर्ड के एग्जाम्स आपके दो टर्म्स में डिवाइड होंगे। फर्स्ट एग्जाम होगा आपका नवंबर और दिसंबर के बीच में, और सेकंड एग्जाम होगा आपका मार्च एंड अप्रैल के बीच में। जो मुझे अच्छी बात लगी एज अ स्टूडेंट मैं आपको बताऊं, यहाँ पे आपका फर्स्ट टर्म एग्जाम होगा बोर्ड का और यहाँ पे सेकंड टर्म एग्जाम होगा। अच्छी बात यह है जो सिलेबस आपने यहाँ पे पढ़ लिया वो सिलेबस यहाँ नहीं आएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग एज अ स्टूडेंट ये सबसे अच्छी बात है आपके लिए। यहाँ पे कोर्स का वेटेज हैवी होने से अच्छा कम हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट इसके अंदर आपकी आएगी पार्टनरशिप और एनपीओ, तो यहाँ पे अब सिर्फ दो चीजें बचेंगी। एक बचेगी आपकी कंपनी बुक जो आपकी सेकंड बुक है, और एक है आपकी थर्ड बुक फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आपके लिए काम सबसे अच्छा तो ये हो गया, आपको एक बार पार्टनरशिप खत्म, एग्जाम दिया, उसके बाद पार्टनरशिप पढ़ने की जरूरत नहीं। सेम एनपीओ पढ़ा नवंबर दिसंबर में खत्म, उसके बाद पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इजी हो गया आपके लिए। यहाँ वाला जो टेस्ट है, जो एग्जाम है बोर्ड का सीबीएसई का, उसमें बेसिकली एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, ट्रू फॉल्स हो गए, इस तरह के। और यहाँ पे जो एग्जाम होगा वो सब्जेक्टिव होगा। यहाँ पे वाला एग्जाम सब्जेक्टिव होगा। अब दूसरी बात, एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिलेबस। क्या सिलेबस रिड्यूस होगा, यस और नो? यहाँ पे है क्वेश्चन सबसे बड़ा। सीबीएसई का सिलेबस रिड्यूस होगा, यस और नो? जहां तक मुझे एज अ टीचर एक्सपेक्टेड लग रहा है, यस, सिलेबस रिड्यूस होगा। और मैं आपको बता देता हूं, जो हमारा लास्ट ईयर वाला सिलेबस था, मींस 2021 वाला सिलेबस, मुझे लगता है कि वही सिलेबस आपके लिए इस बार भी एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ज्यादा कोई फर्दर रिडक्शन नहीं होगा। जो लास्ट ईयर वाला सिलेबस था, रिड्यूस सिलेबस जो कम हुआ था, वही कम सिलेबस आपको इस साल भी फॉलो करना पड़ेगा। अब अगर इस तरह से चलेंगे, एग्जाम है हमारे नवंबर एंड दिसंबर में, तो मैं आपको बता दूं सीबीएसई इन्हीं दो चीजों को लेगा। इट मींस पार्टनरशिप और एनपीओ आपको पढ़ना है नवंबर और दिसंबर के लिए। हम कोशिश करेंगे इसको जुलाई अगस्त तक जितना वाइंड अप कर सकते हैं, अगस्त तक इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो आपके पास बहुत सफिशिएंट टाइम है इसको रिवीजन करने के लिए। आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है एमसीक्यू की, ऑब्जेक्टिव टाइप। तो जो मैं आप सब बच्चों के साथ गूगल फॉर्म में टेस्ट लेता हूँ, गूगल फॉर्म के अंदर हमेशा एमसीक्यू ही आते हैं, तो उनकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप। और सफिशिएंट टाइम है हमारे पास। सिलेबस रिड्यूस हो चुका है इसके अंदर। ये आपका जो बेसिक था वो मैंने आपको इसका आइडिया दे दिया कि सर क्या है। सिलेबस रिड्यूस की एक्चुअल इंफॉर्मेशन आएगी जुलाई मिड तक। तो जुलाई मिड तक एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि सिलेबस क्या रिड्यूस हुआ है। तो हम उसका भी वेट कर रहे हैं कि सिलेबस का एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन आ जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने अपना डिस्कशन कर लिया थोड़ा सीबीएसई सर्कुलर के बारे में। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। और आज हमारी डेट हो गई है 7 जुलाई 21।
मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था बड़े सारे चैप्टर्स पार्टनरशिप के, जिसमें मैंने आपको चैप्टर नंबर 4 भी कराया था, चैप्टर नंबर 5 एडमिशन और चैप्टर नंबर 6 रिटायरमेंट, बहुत कुछ करा था। और उसके अंदर हमने 2 ही बातें सीखी थी, अब उनको आगे लेके चलते हैं। हमने सीखा था भाई, या तो जर्नल एंट्रीज करने के लिए बोलेंगे या बोलेंगे एडजस्टमेंट एंट्री करने को। जर्नल एंट्रीज का मतलब होता है कि एक एक करके सबको क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट, तोड़ देंगे। और एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब होता है नहीं तोड़ेंगे, नॉट डिस्ट्रीब्यूट। ये सब रिवीजन है पुराना। डिस्ट्रीब्यूट हमेशा ओल्ड रेशो में करते हैं, और नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट की एंट्री होती है गेनिंग टू सैक्रिफाइस। तो ये अभी तक हमने पढ़ा था, और बहुत सारे चैप्टर्स हमने कंबाइन करके चले थे। अब हम आज आपके साथ कुछ नया सीखते हैं। मैं आज आपको एक नया अकाउंट सिखाता हूं। दोस्तों, ये नया अकाउंट है जिसका नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं। सबसे आसान अकाउंट है रीवैल्यूएशन अकाउंट। और मैं आपको बताऊं, सबसे ज्यादा वेटेज है इसकी सीबीएसई में। सीबीएसई के अंदर आपको चारों तरफ रीवैल्यूएशन अकाउंट ही अकाउंट दिखाई देगा, और सबसे ज्यादा आसान है। जरा इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, 11th क्लास के अंदर आप बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट, फिर ट्रेडिंग अकाउंट के बाद आप बनाते थे 11th क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 11th में आपने ये सीखा था। 12th में आप एक स्टेप और आगे बढ़े, एक स्टेप आगे बढ़े, आपने बनाया पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये 12th के अंदर आ गया। पी एंड एल अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट, इन दोनों को और इन तीनों को रिप्लेस किया एक अकेले अकाउंट ने, जिसका नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट। दोस्तों, एक अकेला अकाउंट है जिसने इन तीनों को रिप्लेस कर दिया, रीवैल्यूएशन अकाउंट। लॉजिक वही रहेगा जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे थे। लॉजिक, पी एंड एल का जो लॉजिक था, वही लॉजिक यहां चलेगा। बस ये बात याद रखना, पहली चीज, यहाँ पे सारे क्या आएंगे, एक्सपेंसेस, और क्या आएंगे, लॉसेस। यहाँ पे आएंगी सारी इनकम, और क्या आएंगे, गेन्स। बस ये लॉजिक अगर जिस बच्चे को याद है, वो रिवैल्यूएशन अकाउंट समझ जाएगा। मेन दोस्तों लॉजिक सिर्फ यही है। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस बनाते थे, अब उसकी जगह क्या बनाते हैं, रिवैल्यूएशन। अब ये क्या होता है, पहले छोटी छोटी बातें आपके साथ कर लेते हैं। नाम से पता लग रहा है कि पी एंड एल लिखा हुआ है, इसलिए रिवैल्यूएशन का जो नेचर है, वो नेचर है नॉमिनल। इसका नेचर है नॉमिनल। यहाँ पे क्या क्या आएगा, यहाँ पे आएंगे सारे के सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस। यहाँ पे आएंगे इनकम एंड प्रॉफिट्स। ये लॉजिक है, जो मैंने ब्लू पेन से लिखा है वो लॉजिक है। इस लॉजिक को आपको पकड़ के रखना है, रीवैल्यूएशन। इस रीवैल्यूएशन अकाउंट की सर जरूरत क्या है, और इसकी बोर्ड में वेटेज क्या है, इन दो बातों के बारे में अब हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, रीवैल्यूएशन की वेटेज की अगर बात करूं, तो चैप्टर नंबर 4 से लेके चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, दोस्तों हर चैप्टर के अंदर रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। हर चैप्टर के अंदर आपको क्या बनाना पड़ेगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट।
इसका मतलब सर वेटेज बहुत ज्यादा है, और सीबीएसई हमेशा चाहता है कि किसी भी तरह बच्चों का रीवैल्यूएशन गलत हो जाए, क्योंकि अगर रीवैल्यूएशन गलत तो आपका हर चैप्टर के अंदर रीवैल्यूएशन गलत हो जाए, हर चैप्टर के अंदर। तो वेटेज नियर अबाउट है इसकी, बोल सकते हैं 8 मार्क्स। हम बोल सकते हैं 8 से लेके 10 मार्क्स के अराउंड इसकी वेटेज है। तो मैंने आपको वेटेज बता दी, इंपॉर्टेंस बता दी सर सारे चैप्टर्स में, तो आपने बहुत फोकस करना है यहाँ पे। अब कुछ और बातें आपसे करते हैं। रीवैल्यूएशन की सर जरूरत क्या पड़ी? दोस्तों होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल 2010 के अंदर हमने क्या करा, हमने एक लैंड खरीदा। लैंड खरीदा मान लेते हैं 5 लाख का, और उस टाइम दो पार्टनर थे, एक्स और वाई। दो पार्टनर थे एक्स और वाई, इक्वल रेशो थे। तो इन दोनों ने मिलकर एक लैंड खरीदा 5 लाख का। 2020 के अंदर, 2020 में इन्होंने चेक करा, 10 साल, 10 साल बाद इन्होंने चेक किया इसकी मार्केट वैल्यू क्या है, मार्केट में इसकी वैल्यू क्या है। तो मार्केट में वैल्यू इसकी आई 8 लाख। ये मार्केट की वैल्यू है। मुझे जल्दी बताइए, हमारे पास प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? आराम से टेक योर टाइम। 5 लाख से 8 लाख हो गया, जल्दी बताइए कितने का प्रॉफिट हुआ? फटाफट बेटा, एवरीवन जल्दी से रिप्लाई करें, एक नया अकाउंट सिखा रहा हूं मैं आपको। प्रॉफिट कितना हुआ? वेरी गुड, 3 लाख का प्रॉफिट हुआ। मुझे बताइए इस प्रॉफिट में एक्स और वाई को कितना कितना मिलना चाहिए? इसमें से एक्स और वाई को कितना कितना प्रॉफिट मिलना चाहिए? आधा आधा। एक्स को मिलना चाहिए आधा, 1,50,000, और वाई को कितना मिलना चाहिए? 1,50,000। ये तो सिर्फ हमने मार्केट वैल्यू चेक करी है और हमने उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट निकाल लिया। दोस्तों एग्जैक्ट में प्रॉफिट नहीं हुआ है, सिर्फ चेक करा है मार्केट में वैल्यू कितनी है, और बस प्रॉफिट को देख लिया कि इतना इतना मिलना चाहिए। अभी लैंड बेची नहीं है। अब हुआ क्या, 2020 के अंदर एक और पार्टनर आ गया, उस पार्टनर का नाम है जेड। एक और पार्टनर आ गया, यानी सर जेड भी आ गया। जेड कहता है कि मैं भी पार्टनर बनूंगा और मुझे भी इक्वल शेयर चाहिए। ये जेड कब आया है? इन द ईयर 2020। अब आप सर देखो, अगर हम इस लैंड की वैल्यू को, जेड भी आ गया, और अगर हम इस 8 लाख में से 3 लाख का प्रॉफिट है, और जेड बोले कि मुझे भी इस प्रॉफिट में हिस्सा चाहिए, तो आप सबको कितना कितना मिलेगा? 1 लाख 1 लाख 1 लाख। जेड को भी कितना हिस्सा मिलेगा? 1 लाख 1 लाख 1 लाख। कहीं ना कहीं सर गलत हो रहा है। जेड तो आज आया है, और आज आते ही क्या उसको 1 लाख रुपए मिल जाएगा? तो कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। ये बिल्कुल गलत ट्रीटमेंट है। इसके लिए हम बोलेंगे, जिस टाइम जेड आएगा, जेड आने से पहले, हमेशा याद रखना, मैं लिख देता हूं बिफोर, बिफोर एडमिशन ऑफ जेड। दोस्तों जेड के आने से पहले जो भी प्रॉफिट है, जो भी प्रॉफिट है, उनको पहले पुराने पार्टनर्स में बांट दो। पुराने पार्टनर्स में बांट दो ओल्ड रेशियो में। अगर आप नहीं बांटोगे तो दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत क्या होगी? एक्स को मिलेगा 1 लाख, वाई को मिलेगा 1 लाख, और जेड को भी मिल जाएगा, जेड को भी मिल जाएगा 1 लाख। ये गलत हो जाएगा। तो इसी को बचाने के लिए बिफोर, बिफोर एडमिशन ऑफ जेड, जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी असेट्स हैं आपके पास, लाइबिलिटीज हैं,
आप उनको दोबारा से क्या करते हो, आप उनको दोबारा से रीवैल्यू करते हो। मेरे से एक बच्चे ने पूछा था वाई रीवैल्यू। रीवैल्यू हम इसलिए करते हैं कि जो भी प्रॉफिट है या लॉस है वो पहले ही निकाल लो, और पहले ही निकाल के पुराने पार्टनर्स में बांट दो। कहानी खत्म। अब कहानी खत्म। अब आप किसको एडमिट कर सकते हो, जेड को एडमिट कर सकते हो। तो ये एक बेसिक रीजन होता है रीवैल्यूएशन करने का। जब भी हमारे बिजनेस में कोई नया पार्टनर आएगा, उसके आने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, रीवैल्यू करनी पड़ेगी। हाँ बेटे, सारा प्रॉफिट और लॉस पुरानी रेशो में बांट देना, दिस इज कॉल्ड रीवैल्यू। तो मैंने आपको रीवैल्यूएशन का लॉजिक भी बता दिया, क्यों बनाते हैं, पुराना प्रॉफिट बांटने के लिए। लॉजिक भी बता दिया कि सर यहाँ पे एक्सपेंसेस लॉसेस आते हैं, यहाँ पे इनकम एंड प्रॉफिट्स आते हैं। अब हम चलते हैं उस पॉइंट पर जैसा आपको टीएस ग्रेवाल सर की बुक में दिया हुआ है। उन्होंने एक अलग एंगल से इसको समझाने की कोशिश करी है। मैं वो भी एंगल आपको समझा देता हूं, बट आप हमेशा याद इस तरह से करेंगे, जो मैंने आपको ये बताया है आप इस तरह से इसको याद करेंगे। टीएस ग्रेवाल सर ने क्या लिखा है, टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स। ये टीएस ग्रेवाल सर का फॉर्मेट है। जल्दी बताओ, आपकी असेट्स की वैल्यू अगर कम होती है क्या कहते हो, प्रॉफिट है लॉस है? जल्दी से बताइए बेटा, टेक योर टाइम, सोचो आप। सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट है। आपकी असेट की वैल्यू कम हो रही है तो आपको लॉस हो रहा है, इसलिए मैंने यहां दिखाया। तो आपको समझ आना चाहिए कि सर हमने ये फॉर्मूला क्यों बनाया है। अब मुझे यहां बताइए, बाई इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स। अब आप सोचो कि उन्होंने ऐसा फॉर्मेट क्यों बनाया। असेट की वैल्यू बढ़ रही है तो क्या प्रॉफिट होगा, यस, ऑल प्रॉफिट एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। तो इसलिए उन्होंने इस तरह से फॉर्मेट बनाया है। बट आपने पुराना लॉजिक हमेशा याद करना है। और देखते हैं उन्होंने क्या लिखा, टू इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी। दोस्तों बहुत ध्यान से, आपकी उधारी, आपकी उधारी बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, क्या कहते हो, प्रॉफिट होगा लॉस होगा? जल्दी से बताइए, आपकी उधारी बढ़ रही है, प्रॉफिट है लॉस है? फटाफट मुझे बताइए क्या होगा। तो सर आपको क्या होगा, लॉस होगा। यहां चलते हैं, और बाई डिक्रीज डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी। ये बस फॉर्मेट है, फॉर्मेट को याद करने की जरूरत नहीं है, बुक में पढ़ोगे तो आपको ऐसे मिलेगा। दोस्तों लाइबिलिटी जो है आपकी, उसकी वैल्यू कम हो रही है तो आपको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। फॉर्मेट बुक का फॉर्मेट है, इसलिए मैं लिख देता हूं। और सर क्या क्या बातें आएंगी, यहां आएगा अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। मैं मीनिंग बताऊंगा अभी आपको, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। और यहाँ पे आएगा अनरिकॉर्डेड असेट्स। क्या मतलब सर ये अनरिकॉर्डेड, ये सर कौन से पेज पर लिखा हुआ है, पहले एक बार आपको वो भी दिखा दें कि सर इसका फॉर्मेट कौन से पेज पर है, जिससे आप सब बच्चे भी एक बार जरा बुक ओपन करके देख लें। ये यहाँ पर दोस्तों ये है आपका पेज नंबर 4.21। आप फटाफट जिन बच्चों के पास बुक है वो चेक कर सकते हैं, पेज नंबर 4.21 में
यहाँ पे स्पेसिमेन दिया हुआ है रीवैल्यूएशन अकाउंट का, और उसमें सारी कहानी लिखी हुई है, सारी कहानी लिखी हुई है। बट मैं आपको उस कहानी का शॉर्ट में बता रहा हूँ सारी बातें, क्या क्या बातें हैं इसके अंदर। तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी और अनरिकॉर्डेड असेट, और उसके बाद लास्ट जो भी जैसे प्रॉफिट एंड लॉस बनाते थे, अगर यहाँ पे बचा तो आया प्रॉफिट। और आप याद रखना, जो भी प्रॉफिट है वो किस रेशो में बांटेंगे, ओल्ड रेशो में। हमेशा याद रखना पुराने पार्टनर्स को ही मिलेगा। मैंने लॉजिक बताया था दोस्तों, जेड को नहीं मिलेगा। अपना लॉजिक कभी मत भूलना। इस प्रॉफिट में, ये जो पुराना प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट में सिर्फ पुराने पार्टनर्स को मिलेगा, जेड को कभी नहीं मिलेगा। और सर अगर इधर आया तो ये होता है लॉस, और लॉस किस में मिलेगा, सॉरी, ओल्ड रेशो में। लॉस भी किस में बांटेंगे, ओल्ड रेशो में। तो ये आपका रीवैल्यूएशन का फॉर्मेट था। अब मैं कुछ बातें आपके साथ डिस्कस करता हूं। सर ये क्या लिखा है, अनरिकॉर्डेड असेट, ये क्या हुआ, इसका क्या मतलब है? ये क्या लिखा है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। जैसे मैं आपको इनका मीनिंग समझाता हूं एग्जांपल के थ्रू। मैं आपको बताता हूं, आप खुद सोचना और मुझे बताना। पहले मुझे एक बात बताओ, 5 सितंबर को क्या होता है, किसी बच्चे को पता है 5 सितंबर को क्या होता है? एक बच्चा कह रहा है कि सर स्टूडेंट का बर्थडे है, उर्शिता का बर्थडे है। हाँ, ये हुई ना सही बात। बच्चे कह रहे हैं कि हाँ सर बर्थडे नहीं, 5 सितंबर को क्या होता है, टीचर्स डे होता है। 5 सितंबर को होता है टीचर्स डे। और मैं आपको बताता हूँ, हाँ, एक बच्चा कह रहा है मेरा बर्थडे है, टीचर्स डे। बेटा टीचर्स डे में एक स्टूडेंट ने हमें गिफ्ट दिया। गिफ्ट कहाँ पे आया, साईं विनायक के अंदर। एक बच्चा आया, बड़ा खुश था, कह रहा सर आज टीचर्स डे है, मैं आपको गिफ्ट देना चाहता हूँ। मैंने उसको कहा, मैंने भलाई में देरी क्यों, बेटा नेकी में देरी नहीं करनी, फटाफट गिफ्ट दे दो। तो उस बच्चे ने साईं विनायक को गिफ्ट दे दिया। मुझे एक बात बताओ, मैं आपको चलो ये भी बता देता हूँ उसने गिफ्ट में क्या दिया था। बेटा उसने गिफ्ट में हमारे इंस्टीट्यूट में एसी दिया था। जल्दी से बताओ, साईं विनायक को फ्री में एसी मिला गिफ्ट में। हाँ, क्या कहते हो दोस्तों, प्रॉफिट है लॉस है? ये बताओ पहले, साईं विनायक को गिफ्ट में एसी मिला, प्रॉफिट है लॉस है? चलिए ये बात तो आपको समझ आ गई, सर प्रॉफिट है। और उस प्रॉफिट को हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे दोस्तों, ध्यान से देखो, ये देखो, अनरिकॉर्डेड। बेटा जिसके बारे में हमें पता ही नहीं था, वेरी गुड एवरीवन, अनरिकॉर्डेड, एक ऐसी अनरिकॉर्डेड असेट जिसके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं था। कि बच्चे इतने इंस्पायर हो जाते हैं टीचर्स डे पर कि वो एसी तक गिफ्ट कर देते हैं, हमने कभी सोचा नहीं। अनरिकॉर्डेड असेट हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। मैं एक और आपको सच्ची घटना सुनाता हूँ। बेटा एक और सच्ची घटना सुनेंगे, आपको समझ आ जाएगा। इसका मतलब सर एसी जो मैंने आपको बताया गिफ्ट वाला एग्जाम्पल, ये गिफ्ट वाला एग्जाम्पल क्या हो गया, ये हो गया अनरिकॉर्डेड असेट्स। बेटा इन एग्जाम्पल्स को आपने याद रखना है। क्यों याद रखना है, क्योंकि एक नई चीज, इधर आओ, सीबीएसई के अंदर दोस्तों एक नई चीज आ गई है, केस स्टडी। केस स्टडी आ चुकी है, और केस स्टडी के अंदर इसी तरह से आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो आपको याद रखना है जो भी बातें मैं बता रहा हूँ केस स्टडी के लिए। एक और केस स्टडी आपके साथ डिस्कस करता हूँ।
आप सब बच्चों ने साईं विनायक इंस्टीट्यूट देख रखा है, ऑलमोस्ट बच्चों ने साईं विनायक इंस्टीट्यूट देख रखा है। अब हुआ क्या, मैं पढ़ा रहा था बच्चों को, एक बच्चा, मैं आपके साथ एकदम बिल्कुल सच्ची घटनाओं पर आधारित है ये, तो बहुत ध्यान से सुनेंगे। एक बच्चा क्लास से उठा और वॉशरूम चला गया। मैं क्लास में पढ़ा रहा था, कोई बात नहीं, बच्चा उठा और वो वॉशरूम चला गया। उसके बाद थोड़ी देर बाद, 20 मिनट्स बाद, एकदम आवाज आई, धड़ाम, एकदम आवाज आई। तब हमें पता चला कि एक बच्चा कम है और ये धड़ाम की आवाज आई। इस वॉशरूम से वो बच्चा बाहर आया। बेटा वॉशरूम के ऊपर होती है पीओपी। जिन बच्चों को पीओपी पता है अच्छी बात, जिनको नहीं पता मैं आपको बता देता हूँ, ऊपर से सीमेंट। बेटा वॉशरूम का सीमेंट उस बच्चे के ऊपर गिर गया और जब बच्चा वो बाहर आया तो उसका ब्लड निकल रहा था। प्लास्टर ऑफ पेरिस, वेरी गुड, कुछ बच्चे कह रहे हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो बेटा प्लास्टर ऑफ पेरिस या सीमेंट जो था वो गिर गया और उसका ब्लड आ रहा था। अब ब्लड आ रहा था, हुआ क्या, इतनी देर में उसके पेरेंट्स आ गए। उसके पेरेंट्स आ गए और उसके पेरेंट्स साईं विनायक को बोल रहे हैं, पेरेंट्स बोल रहे हैं कि ये जो बच्चे को चोट लगी है इसका खर्चा कौन करेगा। यानी सर इस बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाना है, उसको चोट लगी है, उसका एक्सपेंस कौन करेगा। तो साईं विनायक ने कहा, हाँ बेटा ये साईं विनायक की बात हो रही है। साईं विनायक में जो वॉशरूम है वो वहीं ग्राउंड फ्लोर पर है। नोएडा वाले ऑफिस के अंदर वॉशरूम थर्ड फ्लोर पर है। बच्चे इतना दिमाग लगा रहे हैं। तो वापस आते हैं, बेटा पेरेंट्स ने कहा कि एक्सपेंस जो हुआ उसका खर्चा कौन करेगा। तो साईं विनायक ने कहा खर्चा हम करेंगे। बट पेरेंट्स फिर और ऊंची आवाज में तेज तेज बोल रहे थे कि ये खर्चा कौन करेगा। तो फिर गुस्सा आ गया मुझे भी। मैंने कहा हम नहीं करेंगे। पेरेंट्स कहते आपके इंस्टीट्यूट में चोट लगी है उसको तो खर्चा आप करोगे। पेरेंट्स कहते आपके इंस्टीट्यूट में चोट लगी है तो खर्चा आप करोगे। मैंने कहा मैं अपने इंस्टीट्यूट में बच्चों को पढ़ाने के लिए बुलाता हूँ, वॉशरूम के लिए थोड़ी बुलाता हूँ। भावनाओं पे ध्यान दें आप। तो फाइनली फिर पेरेंट्स थोड़े से सॉफ्ट हो गए, कह रहे कि सर बच्चे को चोट लगी है, ब्लड आया है। फिर वो धीरी आवाज में बोल रहे थे। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जितना भी एक्सपेंस होगा, स्टूडेंट अपना ही है, जितना भी एक्सपेंस होगा हम देंगे। अब क्वेश्चन ये है, खर्चा हुआ उसकी, जो भी हमने बैंडेज वैंडेज कराया उस पे खर्चा हुआ, पहले बताओ साईं विनायक के लिए प्रॉफिट है या लॉस है। जल्दी से बताएंगे दोस्तों, ये खर्चा हमारे लिए नुकसान है या फायदा है। सोचो आप। कहानी समझ आ गई है। एक बच्चा कह रहा है सर कौन से बच्चे को चोट लगी थी, बच्चे का नाम बताएं। वो भी बताएंगे आपको। तो दोस्तों हमारे लिए क्या है, लॉस है। और इस लॉस को दोस्तों हम टेक्निकली पता है क्या बोलते हैं। बेटा लगाओ दिमाग, आपको समझ आ जाएगा हम इसे टेक्निकली क्या बोलते हैं। हम इसको बोलते हैं अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। जिसके बारे में आपको नहीं पता, अनरिकॉर्डेड, नुकसान हो गया, तो बेटा इसे कहते हैं अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। जैसे कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से जो हमें नुकसान हो रहा है, दिस इज कॉल्ड अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। हाँ, एक बच्चे ने बड़ा वैलिड डाउट पूछा है। कह रहा है कि सर 1 घंटे की क्लास में बच्चा 20 मिनट वॉशरूम में बैठा रहा। बेटा मैं इसके बारे में क्या कमेंट करूं। वो बच्चा है और वो वॉशरूम है, ये दोनों जाने क्या है। वापस आते हैं, डाउट्स देखो बच्चों के कितने दमदार डाउट्स हैं। तो मैंने आपको ये भी बता दिया अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी और अनरिकॉर्डेड असेट्स। तो ये है दोस्तों पूरा का पूरा फॉर्मेट। फॉर्मेट से आप हो सकता है पेपर में गलत कर दो। फॉर्मेट तो इसलिए लिखवाया है बिकॉज आपकी बुक में लिखा है, पर दोस्तों आपने लॉजिक पर जाना है।
लॉजिक क्या है? एक्सपेंस और लॉस, इंक्रीज और प्रॉफिट, इनकम और प्रॉफिट, ये लॉजिक है। आपने हमेशा लॉजिक पे जाना है। इतना समझाने के बाद एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। प्रॉफिट हमेशा जब भी रीवैल्यूएशन होता है बेटा, ये जो लॉस होता है दोस्तों, इसको तो हम बैलेंसिंग फिगर कहते हैं। इसके बेस में आप डिसीजन नहीं ले सकते। आप ये नहीं बोलेंगे कि सर आपने तो कहा था यहाँ प्रॉफिट आता है, तो यहाँ लॉस कैसे आता है। ये तो दोस्तों बैलेंसिंग फिगर है, जो बच गया वो लिख देते हैं। ऐसे ही सर ये भी क्या है, बैलेंसिंग फिगर है। और लॉजिक हमेशा याद रखना, रिवैल्यूएशन करना हमेशा जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है, उसके पीछे मैंने आपको लॉजिक बताया था। वो लॉजिक ये था, जब भी कोई नया पार्टनर एंटर करता है, जब भी एक बच्चे को डाउट है, जब भी एक नया पार्टनर, कोई भी नया पार्टनर आता है, तो आपको उसके आने से पहले, उसको आने से पहले जो भी आपका पुराना पास्ट प्रॉफिट है दोस्तों, जो भी आपने आज तक कमाया है, उसको आप आपस में बांट लो। बिकॉज बाद आज के बाद एक और भी पार्टनर आ जाएगा, तो बेटर है पुरानी चीजों को आप पहले ही बांट लो। इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, रिवैल्यूएशन। चलिए एक क्वेश्चन बताइए मुझे, पता लगेगा कितने बच्चों को समझ आया है। दोस्तों हमने हर साल बनाते हैं, हर टाइम बनाते हैं दोस्तों, जब भी पार्टनर एडमिट होगा तभी बनाना पड़ेगा। अच्छा मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था, अभी हमने अपने इंस्टीट्यूट में एक नया व्हाइट बोर्ड खरीदा है दोस्तों, व्हाइट बोर्ड खरीदा है हमने। ये आया था व्हाइट बोर्ड 2400 रुपीज का। चलिए जल्दी बताओ, मैंने व्हाइट बोर्ड खरीदा 2400 का, रिवैल्यूएशन में दोस्तों कहाँ आएगा? मैं चाहता हूँ आप सब बच्चे एक बार मुझे रिप्लाई करें। दोस्तों रिवैल्यूएशन में कहाँ आएगा? डेबिट क्रेडिट बताइए, 36 पार्टिसिपेंट्स हैं, जल्दी से बताइए रिवैल्यूएशन में कहाँ आएगा। मैं वेट करूंगा सारे बच्चों का आंसर। मैंने व्हाइट बोर्ड खरीदा 2400 का, डेबिट में आएगा, क्रेडिट में आएगा? बेटा सारे बच्चे आज मैसेज करेंगे और हम एक एक करके सबका आज इस क्वेश्चन के ऊपर सब बच्चों का आंसर आना चाहिए। समृद्धि ने कुछ डिफरेंट पूछा है, बोला है, वासु ने कुछ और बोला है, दो बच्चों ने कुछ नया बोला है, बाकी सारे बच्चे क्या कह रहे हैं? फटाफट दोस्तों 36 रिप्लाई आने चाहिए। तरण मित्तल ने भी कुछ डिफरेंट बोला है, तीन बच्चों ने डिफरेंट बोला है, बाकी सारे फटाफट। प्रबलीन, अश्मीत, अशप्रीत, हाँ जल्दी से बेटा, डेबिट क्रेडिट जल्दी बताओ, रिवैल्यूएशन में कहाँ आएगा? सारे बच्चे, आस्था का आंसर आ गया, अभिषेक जैन, अशप्रीत कौर, बेटा फटाफट। व्हाइट बोर्ड खरीदा है, कहाँ आएगा? कुछ बच्चे तो हाँ फटाफट बताएंगे। यश का आंसर, प्रबलीन का आंसर आ गया, जल्दी जल्दी सारे स्टूडेंट्स। उर्शिता फटाफट रिप्लाई करो जल्दी से। हाँ अब मैं आपको बताता हूँ, तीन बच्चों को छोड़कर कुछ बच्चे कह रहे हैं सर व्हाइट बोर्ड खरीदा डेबिट में डाल देंगे, कुछ कह रहे हैं व्हाइट बोर्ड खरीदा क्रेडिट में डाल देंगे। सारे के सारे बच्चे नालायक हैं, तीन बच्चों को छोड़ के सारे बच्चे नालायक हैं। बेटा व्हाइट बोर्ड खरीदना मेरा प्रॉफिट है, लॉस है? नालायक बच्चे, व्हाइट बोर्ड खरीद रहा हूं दोस्तों, ना ही मेरा प्रॉफिट है ना ही मेरा लॉस है, कुछ नहीं है, मेरा कोई नुकसान थोड़ी हुआ है व्हाइट बोर्ड खरीद के। पैसा दिया, हुआ क्या? व्हाइट बोर्ड एक असेट है, असेट आ गई और मेरी जेब से कैश चला गया, तो ना ही ये प्रॉफिट है ना ही ये लॉस है। इसका मतलब क्या ये रीवैल्यूएशन में आएगा? तो रीवैल्यूएशन में दोस्तों नहीं आएगा। इसलिए बोल रहा था इन चीजों से कंफ्यूज नहीं होना। असेट सर, असेट बढ़ रहा है
दोस्तों असेट बढ़ रहा है, ये देखो असेट बढ़ रहा है, तो कैश एक असेट कम भी तो हो रहा है, इसलिए इन बातों में नहीं पड़ना, लॉजिक पे ध्यान देना है। क्या कोई नुकसान या फायदा हुआ है? नो। व्हाइट बोर्ड खरीदना कोई नुकसान और फायदा नहीं होता, तो रीवैल्यूएशन में नहीं आएगा। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये पूरी पार्टनरशिप का, इसलिए ज्यादा से ज्यादा इसको समझने की कोशिश करें। मैं एक और आपसे एग्जांपल ले बताता हूँ। दोस्तों ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, कृष्णा नगर वाला। यहां से हमारे साईं विनायक ने लोन लिया, बेटा लोन ले लिया, 4 लाख रुपए का लोन ले लिया। जल्दी बताओ साईं विनायक, अब बताओ रीवैल्यूएशन में कहाँ आएगा? जल्दी से बताइए। नालायक बच्चे फिर बोल रहे हैं लोन ले लिया, बेटे कहाँ आएगा ये? बेटा अभी आपको टाइम लगेगा इसका मतलब समझने में। बेटा लोन लेने का मतलब क्या हुआ? अभी तक बच्चों को नहीं समझ आ रहा, अभिषेक जैन को समझ आ गया है, भव्या को भी समझ आ गया है। बेटा अभी टाइम लगेगा आप बच्चों को। लोन लेने का मतलब आपके पास कैश आ गया, ये देखो कैश आ गया, और क्या लिया आपने? लोन ले लिया। आराम से समझो मेरे साथ, कैश आया 4 लाख रुपए का, हमारी असेट है, और लोन क्या है? लाइबिलिटी है। अब अगर हम नॉर्मली देखें, असेट बढ़ता है दोस्तों, असेट बढ़ता है तो कहाँ आता है? यहाँ देखें, असेट बढ़ रहा है, तो आप बच्चे कह रहे हैं सर क्रेडिट में आएगा, लो मैंने यहाँ लिख दिया क्रेडिट। और लाइबिलिटी अगर बढ़ती है, तो लाइबिलिटी अगर बढ़ती है तो डेबिट में आएगा। इसका मतलब, कहने का मतलब ये है सर लोन लेना ना ही आपका प्रॉफिट है ना ही आपका लॉस है, ये रीवैल्यूएशन में नहीं आएगा। मैं आपको बार बार एक ही बात बता रहा हूं, इस फॉर्मेट से कंफ्यूज हो जाओगे। ये तो बस मैंने आपको टीएस ग्रेवाल सर की बुक का फॉर्मेट बताया है। लॉजिक पे ध्यान दो दोस्तों, लॉजिक, लॉजिक ये है बेटा, लॉजिक ये है कि बस नुकसान और फायदे की बात करो, असेट और लायबिलिटी की बात नहीं करो। हाँ जैसे फॉर एग्जांपल, अब ये देखो, अब शायद इस क्वेश्चन का आंसर आप सारे बच्चे सही दे दो। जैसे हमारे पास एक लैंड एंड बिल्डिंग है 4 लाख रुपए की, क्वेश्चन में लिखा है लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज हो गई, उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई, 10% से वैल्यू इंक्रीज हो गई। तो मुझे जल्दी बताओ 4 लाख का 10% बढ़ गया, कितनी वैल्यू इंक्रीज हो गई? 40,000 रुपए इंक्रीज हो गई वैल्यू। अब बताओ क्या ये प्रॉफिट है या लॉस है? दोस्तों मार्केट में वैल्यू इंक्रीज हो गई है, अब बताओ आपके लिए प्रॉफिट है या लॉस है? वेरी गुड, अब बच्चों को समझ आ गया है। कह रहे हैं सर प्रॉफिट है, और प्रॉफिट कहाँ आएगा? प्रॉफिट आएगा रीवैल्यूएशन में, क्रेडिट साइड। कितना प्रॉफिट है? 40,000। एक और बात बताओ मुझे बेटा, एक और बात बताओ, आपने कितने का लोन लिया था? 4 लाख रुपए का लोन लिया था। अब आप लोन पे करने जा रहे हो, लोन रीपे। आपने 4 लाख रुपए का लोन लिया था, आप उसको रीपे करने जा रहे हो। जब रीपे करने गए, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कहा ड्यू टू कोविड, कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से आप हमें सिर्फ 3 लाख रुपए दे दो, आप हमें सिर्फ 3 लाख रुपए दे दो। जल्दी बताओ दोस्तों मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ? सोच के बताओ मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ? टेक योर टाइम। 4 लाख देने थे बेटा, प्रैक्टिकली सोचो। वेरी गुड आस्था, भव्य, कोमल, मुस्कान, अब बातें समझ आ रही हैं। 4 लाख देने थे, दिए सिर्फ 3 लाख, तो दोस्तों आपको प्रॉफिट हो गया, कितने का प्रॉफिट हो गया? 1 लाख।
अब बताओ रीवैल्यूएशन में कहाँ आएगा, रीवैल्यूएशन में कहाँ आएगा दोस्तों, रीवैल्यूएशन में आएगा क्रेडिट साइड। वेरी गुड उर्शिता। अच्छा एक बात बताओ, लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये सही देना इस बात का आंसर। मैं रीपे करने गया, मैं रीपे करने गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कहा आपको पूरे 4 लाख रुपए ही वापस करने पड़ेंगे। अब बताओ, 4 लाख लिए थे, 4 लाख वापस कर दिए, जल्दी बताओ प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, ये बताओ रीवैल्यूएशन में आएगा या नहीं आएगा, सोच के बताओ। हाँ अब बातें, प्रिया वेरी गुड, आस्था अब आ रही है बात समझ में, यश अश्मीत वेरी गुड, तरन मित्तल, मान्या, ये बात अब समझ आ गई है कि सर रीवैल्यूएशन में नहीं आएगा क्योंकि हमें कोई फायदा नुकसान नहीं हो रहा। चलिए, तो आपको समझ आ गया है रीवैल्यूएशन क्यों बनाया जाता है, कब बनाया जाता है, वेटेज क्या है, बहुत सारे चैप्टर हैं, हर चैप्टर में आपको रीवैल्यूएशन बनाना पड़ेगा। नंबर 4, whenever partner wants to change their profit sharing ratio, जब भी पार्टनर अपनी रेशो चेंज करना चाहेंगे तो चेंज करने से पहले, बहुत ध्यान से, चेंज करने से पहले क्या बनाएंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट, और किस रेशो में बांटेंगे, ओल्ड रेशो में। चैप्टर नंबर 5, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। दोस्तों एक नए पार्टनर को आप अपने बिजनेस में इनवाइट कर रहे हो, पार्टनर आने से पहले, मैं बार बार एक वर्ड फोकस कर रहा हूं, बिफोर, इसके आने से पहले आप क्या बनाओगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट, और जो भी प्रॉफिट लॉस होगा उसको आप बांट लोगे ओल्ड रेशो में। चैप्टर नंबर 6, रिटायरमेंट, पार्टनर का रिटायरमेंट हो रहा है, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, यानी जब पार्टनर जा रहा है, जाने से पहले बेटा खाली हाथ नहीं जाएगा, खाली हाथ नहीं जाएगा, जाने से पहले बोलेगा, पार्टनर जाने से पहले बोलेगा काइंडली प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, और उसका जो भी प्रॉफिट और लॉस है ओल्ड रेशो में बांटो, खत्म करो। ऐसे ही चैप्टर नंबर 7, डेथ। दोस्तों पार्टनरशिप खत्म, आपकी पूरी पार्टनरशिप खत्म, अब हमें रीवैल्यूएशन की प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा। डेथ के अंदर भी, डेथ के अंदर भी क्या बनाया जाएगा, रीवैल्यूएशन बनाया जाएगा, और उसका प्रॉफिट, पार्टनर की डेथ हो गई है तो उसके बच्चों को उसका प्रॉफिट मिल जाता है। इस तरह से पूरी पार्टनरशिप अब आपकी खत्म हो जाएगी अगर इस अकाउंट को हमने अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लिया। दोस्तों हमारे पास सफिशिएंट टाइम है, मैं एक और बैच स्टार्ट करने वाला हूं एनपीओ का, तो पार्टनरशिप आराम से अब खत्म हो जाएगी, इस अकाउंट के बेस पर पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी पूरी हमारी। चैप्टर के अंदर भी जिस टाइम डेथ होती है उसी टाइम, ऑन और बिफोर, उसी टाइम आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है जिस टाइम डेथ होती है, और इसके साथ साथ हमारे सारे टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे। मैं आपको बता देता हूं आगे जितने भी हमारे पार्टनरशिप में चैप्टर हैं दोस्तों, उन चैप्टर्स के अंदर क्या क्या सीखना है आपको, सारी पार्टनरशिप में, मैं पूरी पार्टनरशिप बता रहा हूँ। आपको ये सुनकर बड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि सर हमारी पूरी की पूरी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, छोटी छोटी सी चीजें पढ़नी है। एक आपको सीखना है रीवैल्यूएशन अकाउंट, जो आज मैंने कराया है। अब आपने सीख तो लिया, बट मुझे आपको क्या करानी है, प्रैक्टिस। एक बनाना है आपको कैपिटल अकाउंट, जो आप फंडामेंटल चैप्टर में सीख चुके हैं, कैपिटल दोबारा से करेंगे, कैपिटल कुछ नया नहीं सीखेंगे, वही रिवीजन करेंगे, यानी कैपिटल अकाउंट का मुझे क्या कराना है, रिवीजन। एक सीखनी है बैलेंस शीट,
दोस्तों 11th क्लास से पार्टनरशिप, 12th क्लास के अंदर भी बैलेंस शीट सीख चुके हो आप, तो इसका भी क्या करा देंगे, रिवीजन। तो पूरा का पूरा पार्टनरशिप आपकी खत्म हो चुकी है। और आज की क्लास में अब हम कुछ नया नहीं करेंगे, बाकी मिलेंगे आपके साथ फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर।